हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो कल की क्लास में हम जेडपीडी स्कैफोल्डिंग पढ़ चुके थे, ढांचा पड़ाव, और वाइगोत्स्की ने जो भाषा के विकास के 3 चरण दिए हैं उस पर चर्चा कर चुके थे। तो आज की जो क्लास है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत की लास्ट क्लास होने वाली है। ये 3-4 वीडियो में इससे बाहर सीटेट में से एक भी पर्सन नहीं जाएगा। जेडपीडी, रेसिप्रोकल, स्कैफोल्डिंग, लगभग ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण पर बात की। जानेंगे कि पारस्परिक शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करने वाले लेव वाइगोत्स्की थे, जिनका सिद्धांत सामाजिक संस्कृति से जुड़ता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ क्या होता है, एक शिक्षक है और 4 स्टूडेंट मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, एक शिक्षक और 4 छात्र मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और सहयोगी अधिगम समूह बनाएंगे। यानी ये ग्रुप है ना, आपस में जिस भी विषय पर काम कर रहा है ना, वो आपस में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या एक बिंदु पर बातचीत होती है, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया जाता है, उस बिंदु पर शिक्षक और वो जो 4 छात्र है वो मिलकर बातचीत करेंगे। फिर आगे क्या होता है, शिक्षक इसमें क्वेश्चन पुट करता है, छात्र उत्तर देते हैं। फिर शिक्षक सारांश बताता है कि जो ये बिंदु हमने पढ़ा, ये टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें ये चीज़ थी। ठीक है, फिर क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु का स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी उस टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हाईलाइट करके उन पर फिर चर्चा की जाती है रेसिप्रोकल टीचिंग में। फिर अंत में विषय वस्तु के छूटे भाग का पूर्वानुमान करते हैं। यानी जो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं लगी शिक्षक को, उसमें जो चीज़ें छूट गई थी, उस पर फिर पूर्वानुमान लगाया जाता है, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लेव वाइगोत्स्की ने ये जो टर्म दी, इससे एजुकेशन में अगर हम जोड़े तो इसका क्या बेनिफिट है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो रीडिंग स्किल है ना, पढ़ने की क्षमता विकसित होती है, जो आज भी बच्चे समूह में बनाकर करते हैं। तो ठीक है, की पॉइंट एक ही निकल के आया। यहाँ शिक्षक और छात्र मिलकर काम करेंगे। शिक्षक प्रश्न पूछेगा, छात्र उत्तर देंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जानकारी निकाली जाएगी और जो छूटा है उस पर पूर्वानुमान किया जाएगा। और इससे जो एजुकेशन की बात करें तो हम इसमें एजुकेशन की बात करें तो रीडिंग स्किल में, बच्चों की जो रीडिंग स्किल है उसमें बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये था लेव वाइगोत्स्की का रेसिप्रोकल टीचिंग। तो फिर आगे क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, ये सहयोगी अधिगम होता है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो शिक्षक शामिल था रेसिप्रोकल टीचिंग में। यहाँ क्या है कि बच्चे आपस में ही ग्रुप बनाएंगे, छात्र समूह बनाकर एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे और प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं, सीखते हैं। तो इसमें ना ये सभी छात्रों का ग्रुप होगा। यानी मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो 5-5 का बना लिया उन्होंने, 6-6 का बना लिया, और सामान्य कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, वो आपस में उस टॉपिक पर काम करेंगे, मोटिवेटेड होंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की। तो ये है सहयोगी शिक्षण। तो आज भी वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को हर स्कूलों में लागू किया जाता है। हर स्कूल में पीयर ग्रुप बना के बच्चे आपस में सहयोगी लर्निंग से सीखते हैं। ठीक है, फिर वाइगोत्स्की ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उनके खुद के बालक नहीं थे, 2 बालकों पर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इन्होंने अपना सोशियो कल्चरल थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो फिर सभी विद्यालयों में पीर ग्रुप, कोऑपरेटिव लर्निंग पर बल दिया जाता है आज भी। यानी हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आज भी विद्यालय में अब एक टीचर है, 40 मिनट में सभी की तरफ एक बार में ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें टीचर क्या करेगा, कोई 4-5 इंटेलिजेंट छात्र या छात्राएं हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। वो 4-5 वो मिलके आपस में समस्या समाधान करेंगे, आपस में मदद करेंगे। तो वो समाज की बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलजुल कर अपने आप सीख लेंगे। ठीक है, इसीलिए पीयर ग्रुप और कोऑपरेटिव लर्निंग ने वाइगोत्स्की ने बहुत सारा फोर्स थ्योरी में बहुत सारी चर्चा की है वाइगोत्स्की ने। यहाँ क्या मानते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बच्चे को ये पीयर ग्रुप ना एक तरह का खेल लगता है, और इस खेल के माध्यम से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और जैसे जैसे बच्चा ऐसे कार्य करता जाएगा, उसकी अचीवमेंट लेवल अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बच्चा जितना खेलेगा उतना ही संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या बताते हैं कि बच्चा जितना खेलेगा उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट, मेंटली, फिजिकली, सोशल
इमोशनली सारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा जब बच्चा खेलेगा, क्योंकि वो समाज में रहकर खेल रहा है, पीयर ग्रुप बनाए हुए हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग भी सीख ली है। अब वाइगोत्स्की खेल को मनोवैज्ञानिक उपकरण मानते हैं। अब यहाँ क्या है, वाइगोत्स्की क्या बताते हैं कि बच्चा यहाँ अगर खेल रहा है तो खिलौनों को तोड़ेगा, तो यहाँ बच्चा, और दो अलग से विषयों पर वाइगोत्स्की ने भी चर्चा की है कि यहाँ जो बच्चा है ये पीयर ग्रुप बनाई जा रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग सिखाई जा रही है, रेसिप्रोकल टीचिंग करवाई जा रही है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कई बच्चे होते हैं जैसे क्लास में बहुत ज़्यादा एजिटेशन आती है उन्हें, वो शिक्षक के सामने या उन्हें चीज़ें आते होते हुए भी ना वो बताते नहीं है। ये मोस्ट समस्याएं हर क्लासरूम में देखने को मिलती है। तो पीयर ग्रुप बना देंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बच्चे हेजिटेशन करते हैं तो आपस में वो मिलके मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ग्रुप में कुछ ना कुछ मिलकर काम करेंगे, तो इससे बच्चों की हेजिटेशन भी दूर होगी और उसके विकास के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसके विकास जो है यहाँ था बच्चा उसका थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर बड़ा। अगर वाइगोत्स्की ने खास इस बात पर चर्चा भी की है कि जो बच्चा ना इंट्रोवर्ट होता है, जो किसी के साथ बातचीत नहीं करता, अगर ग्रुप में, पीयर ग्रुप में कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहा है तो बच्चा इससे क्या है, इंट्रोवर्ट अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ अंतर्मुखी बच्चा और बहिर्मुखी बच्चे पर भी वाइगोत्स्की ने चर्चा की है कि इंट्रोवर्ट बच्चा क्या होता है, जो खुद में ही अपने आप में ही मस्त रहता है, और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो समाज में घुल मिलकर काम करेगा। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा क्योंकि वो समाज में ज़्यादा इंटरेक्शन करता है। तो जो समाज में ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा, ऑल ओवर एक्टिविटीज़ करेगा, तो उसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा और फिर वो पीयर ग्रुप या कोऑपरेटिव लर्निंग का हिस्सा बनेगा। तो जो एक्सट्रोवर्ट जो कैटेगरी का जो बच्चा है उसको भी कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो खेल के बारे में भी चर्चा की वाइगोत्स्की ने। अब दो चीज़ें और, वाइगोत्स्की ने अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन पर भी चर्चा की। अभिसारी चिंतन, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन में ना बच्चा अगर एक विषय है उसी के बारे में सोचेगा। सभी बच्चे हैं जो पीयर ग्रुप के हैं उसी के विषय में, यानी सिलेबस से या बिंदु से हटकर वो नहीं सोच पाते बच्चे अपसारी चिंतन में। फिर अपसारी के बाद वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि अभिसारी चिंतन आएगा। अभिसारी चिंतन में क्या करेगा बच्चा, समझ लीजिए ये कोई विषय है, तो ये विषय है, यहाँ पीयर ग्रुप बना रखा है उन्होंने, तो इस बिंदु हर बिंदु पर बच्चा अभिसारी थिंकिंग करेगा। यानी ये अलग लेवल होता है। सबसे पहले बच्चे में जो भाषा सीखने के बाद, समाज में सीखने के बाद अपसारी चिंतन की शुरुआत होती है, फिर अभिसारी चिंतन करने लगता है। अपसारी चिंतन बच्चा एक विषय पर एक ही तरह से ध्यान दे, हूबहू रटेगा उस सिलेबस को, वो अलग दिशा में नहीं सोच पाता। ठीक है, और अभिसारी चिंतन में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा अलग अलग दिशाओं पर सोचना शुरू कर देगा कि जैसे कोई थिंग है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ब्रेथ। लेकिन अपसारी चिंतन में बच्चा एक ही बिंदु पर देखेगा। अगर वो लंबाई उसने पकड़ कर ली, लेंथ पकड़ कर ली, तो वो उसी के ऊपर देखेगा। तो अपसारी और अभिसारी चिंतन पर भी वाइगोत्स्की ने वो चर्चा की है। एक बार फिर से देख लीजिए। अपसारी चिंतन में बच्चा एक ही चीज़ पर ध्यान रखता है। अगर उसने लंबाई को देख रहा है तो वो लंबाई को ही देखेगा। लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है जब अभिसारी चिंतन बच्चा करने लगता है। अभिसारी चिंतन करने में बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है, अलग अलग विषयों के बारे में सोचता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि जो अपसारी चिंतन है ना, अपसारी चिंतन कौन से कैटेगरी के बच्चे करते हैं? जो प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में, आने वाली वीडियो में इन पे चर्चा भी करेंगे। तो वाइगोत्स्की ने बताया कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ना, वो सिलेबस को हूबहू रट लेंगे। और वो क्यों रटेंगे? ताकि हमारे कहीं भी नंबर ना कटे। वो 100 में से 100 या 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं, वो हूबहू रटेंगे। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच पाएंगे। जो बुक में लिखा है या नोटबुक में लिखवा रखा है वो सेम टू सेम रट्टा लगा के वही एग्जाम में लिख के आएंगे। ये होता है अपसारी चिंतन, क्योंकि वो अपना दिमाग वहाँ नहीं लगा रहे, वो अपनी इंटेलिजेंसी वहाँ नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्हें नंबर अच्छे लाने हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिनका IQ अच्छा होता है, ठीक है, वो अपसारी चिंतन ज़्यादा
करते हैं, हूबहू रटते हैं। लेकिन जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मोर इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका IQ 120 होता है, वो अभिसारी चिंतन करते हैं, यानी एक विषय के बारे में अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं और हूबहू नहीं लिखते, कुछ नया क्रिएट करते हैं अपने दिमाग से अलग अलग बिंदुओं से, तो वो बच्चे मोर इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ अभिसारी चिंतन वाले बच्चों का जो IQ लेवल है वो अच्छा होता है और वो समाज में अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी सेम पैटर्न पर नहीं चल रहे जो बुक में दिया है, वो कुछ अलग दिशाओं में अलग अलग विषयों पर अलग अलग टॉपिक में काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। हम कंपैरिजन भी पढ़ चुके हैं कि जो वाइगोत्स्की है, 1 मिनट यहाँ देखेंगे, जो वाइगोत्स्की है ना, वाइगोत्स्की ने क्या बताया, वाइगोत्स्की ने बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये एक बार हम मोटा मोटा कंपैरिजन कर रहे हैं पियाजे और वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की ने बताया कि हमारा जो विकास है, जो डेवलपमेंट है ना, वो निरंतर चलता है, लेकिन पियाजे ने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप गुजरेगा। पहली बच्चा 1 स्टेज क्लियर करेगा, फिर दूसरी में आएगा, फिर तीसरी में आएगा, फिर चौथी में आएगा। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चे का विकास जीवन पर्यंत चलेगा, लेकिन जो पियाजे है वो क्या कहते हैं कि ये एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज, फिर जाके रुक जाएगा, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत आज भी कहीं ना कहीं जुड़ता है, पियाजे का सिद्धांत भी आज कहीं ना कहीं विद्यालयों में जुड़ा होता है। तो ये जो पियाजे है, वाइगोत्स्की थे, ये पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावशाली थे। ठीक है, तो 1 मिनट में साइड हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो समझेंगे यहाँ पियाजे और वाइगोत्स्की का सिद्धांत आज भी करिकुलम में शामिल है। दोनों पर आज का जो करिकुलम है वो दोनों पियाजे और वाइगोत्स्की का सिद्धांत दोनों इंक्लूड है, उनमें ध्यान रखना। तो ये विकास निरंतर चलता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चे का पहले संज्ञानात्मक विकास होगा, जबकि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखेगा और भाषा सीखने के बाद समाज में इंटरेक्शन करेगा, फिर बच्चे का विकास होगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मानते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें पियाजे और वाइगोत्स्की की। ठीक है, फिर क्या मानते हैं कि क्रम से मानते हैं, ये एक स्टेज में दूसरी स्टेज में जाएगा बच्चा, फिर तीसरी स्टेज में जाएगा। और आज का जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के सिद्धांतों पर बेस्ड है। तो यहाँ पियाजे ने क्या माना, पियाजे ने माना कि मैच्योरिटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बच्चा समाज में रहकर जब इंटरेक्शन करेगा मैच्योरिटी अपने आप आ जाएगी और उसके पास ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बच्चा मानता है और पियाजे मानते हैं कि बच्चे का यहाँ व्यक्तिगत, अगर हर बच्चे का, पियाजे क्या मानते हैं कि हर बच्चे का अलग अलग डेवलपमेंट होता है। दूसरा बच्चा किसी का कैसे होगा, दूसरे का कैसे होगा, तीसरे का कैसे होगा, लेकिन वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो समाज में रहकर इंटरेक्शन करने के बाद होगा। तो ठीक है, हमारे द्वारा दी गई ये थी लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखें और ख़ुद हैंड रिटन नोट्स भी बनाए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बार बार मैं बोलती हूँ, लिखा तो बुकों में भी हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम खुद हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते, उनको बार बार रिकैप नहीं करते, तो वो चीज़ें फिर हमें हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती। ठीक है, मनुष्य ह्यूमन थिंग है, भूलने की कैपेसिटी होती है। जितना हम याद कर पाते हैं एक समय के बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। लिखा किताबों में भी हुआ है, लेकिन हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना, तो एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले अगर हमने बारीकी से वो फिर से देख लिए ना, तो फिर वो चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ठीक है, तो ये धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।